नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे अव्यय के दूसरे प्रकार का। जैसा कि विदित है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अव्यय के एक प्रकार का अध्ययन कर लिया था। अव्यय क्या होते थोड़ा संक्षिप्त में देख ले रहे हैं। अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसके हमने 4 प्रकार लिखे थे। कौन कौन से 4 प्रकार लिखे थे? पहला लिखा था क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध, तीसरा समुच्चय और चौथा लिखा था विस्मयादिबोधक अव्यय। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक का अध्ययन किया था, बोला था निपात। किसके बारे में चर्चा की थी? निपात के बारे में। तो इन 4 प्रकारों के अंतर्गत हम लोग पहला प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं। पहला प्रकार अपना कौन था? क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार थे, वो भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। जो अभी कुछ समय पूर्व जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब आज के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो चलिए, आज की हेडिंग अपनी किसकी है? अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। क्या है दोस्तों? आज का अपना टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय। कल हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, इसको सही कर लीजिए। संबंध बोधक अव्यय क्या लिखना है अपने को? अव्यय। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब संबंध बोधक अव्यय की बात की जाए दोस्तों, तो जो हम लोगों ने क्रिया विशेषण का अध्ययन किया, क्रिया विशेषण में अध्ययन किया था कि जो भी क्रिया विशेषण शब्द आ रहे थे वो रीतिवाचक हो, परिमाणवाचक हो, उनके पहले हम कह रहे थे विभक्ति की संभावनाएं नहीं रहेंगी। परंतु जब हम संबंध बोधक अव्यय की बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम का वाक्य अन्य पदों के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें आपके वही आ जाते, परंतु याद रखिएगा जो क्रिया विशेषण शब्द थे उनके साथ यदि अव्यय लग जाता है, क्या जुड़ जाता है? अव्यय जुड़ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। इसकी पहचान आप लिख लीजिए। के अपेक्षा, के हेतु, के भांति। क्या लिखा हमने? की अपेक्षा, के हेतु, की भांति, भर। तो जब भी आप ध्यान दें, यदि क्या आ जाए शुरुआत में कोई ना कोई आपके कारक का कारक चिन्ह आ जाता है, तब आप क्या कहेंगे? वो किसका उदाहरण है? संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य लिखते हैं, वह खुशी के मारे पागल हो गई। जब भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद, एक बात याद रखिएगा, जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं दोस्तों, किसके बाद आ रहे हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में आप ध्यान दीजिएगा कि वे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ कराते। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त, मतलब कुछ अविकारी शब्द ऐसे होंगे जो किसके साथ लगेंगे, जुड़ेंगे? केवल संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। तो वह खुशी के मारे पागल हो जी। तो एक बात आप नोट करके रख लीजिए। क्या नोट कर लेंगे? कि इसमें हमेशा क्या होता है? विभक्ति चिन्ह लगा होता है। संबंध बोधक अव्यय के जो क्या होते हैं? पहचान वाले शब्द होते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं, उनके पूर्व क्या लगा होता है? उनके पूर्व अव्यय चिन्ह लगा होता है। कौन सा चिन्ह? विभक्ति चिन्ह लगा होता है, जिसका अध्ययन हम लोग अपने आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। कारक क्या होते हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, ये लगे होते हैं। ठीक, अब चूंकि संबंध है तो कौन सी विभक्ति चिन्ह है? संबंध की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? संबंध कारक की होती है दोस्तों। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह आपकी होती है का, के, रा, रे, री। क्या होती है? का, के और रा, रे, री।
ठीक, इसीलिए हमने क्या कहा कि क्या लगा होता है, की लगा होता है, के लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ठीक, क्लियर। और ये प्रश्न आ चुका है इस तरीके से कि इसमें कौन सा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है, के मारे किस प्रकार का अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये अपना दूसरा प्रकार समाप्त होता है दोस्तों। अब तीसरा प्रकार अव्यय का जो है कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय का हम अध्ययन करते हैं। तीसरा प्रकार अपना कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, दो शब्दों, दो वाक्यों, उपवाक्यों आदि को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं आइदर आर, नाइदर नॉर, तो ऐसे हिंदी में होता है या तो या, अन्यथा। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। इस प्रकार के जो होते हैं हम किसमें प्रयोग करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के आपसे प्रकार पूछ लिया जाए कितने होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय के, एक होता है आपका संयोजक। क्या होता है, एक होता है संयोजक और दूसरा इसे आप कह सकते हैं समानाधिकरण। पहला प्रकार कौन सा होता है, समानाधिकरण, और दूसरा होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण। तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका समानाधिकरण और दूसरा आपका कौन सा होता है, व्याधिकरण। अब आपसे समानाधिकरण को पूछ लिया क्या होता है, समानाधिकरण। अब संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या बनेगा, समान धन अधिकरण। यहां से आप एक क्वेश्चन क्लियर, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्याधिकरण। जब हम समानाधिकरण की बात करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, समान धन अधिकरण, मतलब दो समान शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, जिस अव्यय का, उसे हम कहते हैं समानाधिकरण अव्यय। ठीक, अब आगे अध्ययन करते हैं तो इसके भी चार प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार होते हैं, इसके चार प्रकार हो जाते हैं। ठीक, पहला होता है आपका संयोजक। क्या होता है दोस्तों, पहला आपका हो जाता है संयोजक। दूसरा देखिए, अब संयोजक हो गया, दूसरा हो जाता है आपका विरोध। संयोग मतलब एक साथ, मतलब दोनों के विचार एक जैसे होंगे, विरोध हो जाता है। तीसरा हो जाता है, विरोध होता है तो लोग क्या कहते हैं, विकल्प ढूंढते हैं ना, तो वैकल्पिक। ठीक, और लास्टली हो जाता है दोस्तों आपका अगला प्रकार और आखिरी हो जाता है परिणाम। देखिए पीछे हम लोगों ने परिमाण पढ़ाया था और यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, परिणाम। तो समानाधिकरण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संयोजक, दूसरा होता है विरोध, तीसरा वैकल्पिक और चौथा परिणाम। तो अब इनकी पहचान हमें इंपॉर्टेंट है, इसकी पहचान हमें पता होना चाहिए कि हम संयोजक को पहचानें कैसे। संयोजक मतलब जोड़ना हो जाता है, एक जैसे शब्द होंगे उनको यदि जोड़ते हैं, एक ही रास्ते में जा रहे हैं उनको यदि साथ मिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयोजक कहलाते हैं। और एक ही साथ जा रहे हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं और, एवं, वा, तथा। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पहचान हो गए। किसके पहचान हो गए, ये आपके संयोजक के पहचान हो गए। तो यदि जब ऐसा आ जाए कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील इब्सा के सदस्य देश हैं, तो जब हमने कहा भारत इब्सा का सदस्य देश, एक वाक्य होगा। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका इब्सा का सदस्य देश है। तीसरा हो गया क्या, हमने कहा क्या, ब्राजील क्या है, सदस्य देश है। अब तीनों वाक्यों के एक साथ जोड़ना है तो किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग करेंगे, समानाधिकरण संयोजक बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ना है तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों सदस्य हैं, तो क्या करेंगे, अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या किया हमने, फिर लिखा हमने भारत, दक्षिण अफ्रीका, फिर क्या लिखेंगे, और से जोड़ेंगे, और ब्राजील इब्सा के सदस्य देश हैं।
क्लियर होगा? तो हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा क्या लिखा हमने, विरोध। विरोध का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे का क्या करना, अपोज करना। मतलब जब दो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य हो, शब्द, उनको यदि जोड़ना है तब जिन अवयवों से जोड़ा जाता है उन्हें कहते हैं कौन सा, विरोध समानाधिकरण अव्यय। अब इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए तत्काल किंतु परंतु लेकिन, किंतु परंतु लेकिन, बल्कि, पर, वरन, ये क्या कहलाएंगे, मतलब जो जब दो वाक्य ऐसे हों जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम विरोध समानाधिकरण अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाए, उसने तैयारी की परंतु फेल हो गया, तो क्या हुआ, वो विरोध हुआ। पढ़ाई मतलब मेहनत करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा, वहां पर विरोध हो रहा। तो वहां पर हम किनका प्रयोग करते हैं, किंतु परंतु लेकिन, बल्कि, पर, वरन। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, किंतु परंतु लेकिन, बल्कि, पर और वरन का प्रयोग करके जोड़ते हैं हम विरोध वाले। अब अगला आपका कौन सा है, वैकल्पिक। चलिए वैकल्पिक को जोड़ते हैं यदि हम लोग, तो वैकल्पिक को जोड़ने के लिए अब आप पुनः ध्यान दीजिए, वैकल्पिक मतलब होता है ऑप्शन। अब ये तो एक जैसे हैं, ये विरोध हो गया, तो अब हम दोनों के स्थान पर कोई तीसरा लाने की कोशिश करेंगे, तो वो हो गया क्या, वैकल्पिक। वैकल्पिक को आपस में जोड़ने के लिए जैसे इंग्लिश में क्या प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार हिंदी में हम प्रयोग करते हैं या अथवा। या अथवा किस प्रकार के अव्यय हैं, तो या और अथवा समुच्चय बोधक समानाधिकरण। समुच्चय मतलब जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी आपका कौन सा है, आखिरी आपका परिणाम। और जब परिणाम को शो करना होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं दोस्तों अतः। किसका प्रयोग करते हैं, अतः, इसलिए, फलतः। किसका प्रयोग करते हैं, अतः, इसलिए, फलतः। तो लिख लेंगे आप लोग, क्या क्या लिखेंगे, अतः, इसलिए, फलतः। अतः, इसलिए, फलतः का प्रयोग किसमें किया जाता है, परिणाम में। क्योंकि जब भी हमें परिणाम बताना होता है दोस्तों, तो इन चीजों का हम ध्यान देते हैं। किस किस का लिखते हैं, इसलिए, अतः, फलतः, परिणामतः। ये किस प्रकार के अव्यय हैं, ये आपके परिमाण वाले अव्यय हैं। जब भी आ जाए कि कौन सा परिमाणाम वाचक समुच्चय बोधक अव्यय है, तो जो भी होता है अतः, इसलिए, फलतः, परिणामतः, अतएव, इस वास्ते, लिहाजा, ये जो चीजें क्या है, परिणाम वाचक अव्यय। लिख भी लीजिएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है, क्या हो जाता है, अतएव, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, अतएव, लिहाजा। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निर्णय देती है ना, बोलते हैं ना, लिहाजा इन्हें मौत की सजा दी जाती, सभी सबूत और गवाह इनके विरोध में है, जिस कारण से लिहाजा सरकार इन्हें बामुशक्कत 5 वर्ष की सजा प्रदान करती है। तो क्या होगा, लिहाजा। ये सब क्या है, आपके समानाधिकरण परिमाणवाचक अव्यय। इसी प्रकार दोस्तों जब व्याधिकरण की बात करते हैं तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। अब व्याधिकरण में क्या होता है, 2 वाक्य जो होते हैं अलग अलग वेरिएशन करते हैं, और इसमें हम जब जोड़ते हैं तो आप याद रखिएगा, आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, आश्रित प्लस प्रधान का संबंध होता है। आश्रित प्लस प्रधान, आश्रित प्लस प्रधान उपवाक्य आपस में जोड़े जाते हैं। जैसे वो नहीं आ सका क्योंकि, मतलब कारण और कारण का जब संबंध होता है तब वहां पर हम व्याधिकरण अव्यय का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, जब भी कारण और कारण का
संबंध होगा वाक्यों के मध्य, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम प्रयोग करते हैं व्याधिकरण का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? व्याधिकरण का। व्याधिकरण के 4 प्रकार होते हैं। कारण, पहला होता है आपका कारण, ठीक। दूसरा क्या होता है? उद्देश्य, दूसरा होता है उद्देश्य। देखिए, पहला हो गया आपका कारण। अब कारण की पहचान क्या हो जाएगी? पहचान भी लिखते चले। तीसरा संकेत होता है दोस्तों, और चौथा आपका हो जाता है कौन सा? स्वरूप। तीसरा संकेत और चौथा स्वरूप, ठीक है। अब हम कारण के अंतर्गत लिखते हैं। कारण को कैसे जोड़ते हैं? कारण में जब जोड़ना होता है दोस्तों, तो सबसे आपका अच्छा और महत्वपूर्ण शब्द क्योंकि। कौन सा होता है? क्योंकि। जब भी जैसे हम स्कूल में छुट्टी मारते थे, बंक मारते थे, हम कैसे जोड़ते थे? मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था, ठीक। क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, डेड डैश की, इसलिए कि, साथ में आएगा क्या? इसलिए कि साथ में आएगा, तब कौन सा होगा? तब आपका होगा कारण। कौन सा होगा? कारण, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। अब लिखा उद्देश्य। उद्देश्य में आपका कौन सा पहचान क्या हो जाएगी दोस्तों? तो उद्देश्य में पहचान आपकी हो जाती है जो कि, ताकि, जो कि, ताकि। इसकी किसकी पहचान है? उद्देश्य की। मतलब मान लीजिए उदाहरण यदि लिख दिया जाए दोस्तों उद्देश्य में कि फलाने सिंह तुम नेता बन जाओ ताकि मैं भ्रष्टाचार कर सकूं। मान लीजिए क्या आ जाए? फलाने सिंह तुम नेता बन जाओ ताकि मैं भ्रष्टाचार कर सकूं। तो ताकि आपको कौन सा होगा? ताकि हो गया आपका उद्देश्य। तीसरा है दोस्तों संकेत। संकेतवाचक। अब जब हम संकेत की बात करते हैं तो यहां पर ऐसे जैसे आइदर आर, नाइदर आर, नॉर से जोड़ते हैं इंग्लिश में, वैसे ही इसमें हिंदी में जोड़ते हैं यदि। तो मतलब जो पहली बात है वह दूसरी बात पर इंडिकेट करती। यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यहां पर क्या होगा? संकेत होगा कि नहीं होगा? यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि। यद्यपि आपने मेहनत की, तथापि आपका तरीका सही नहीं था। जब आप फेल हो जाएंगे तो यही कहा जाएगा लोगों के द्वारा कि आपने मेहनत तो सही तरीके से की होगी, लेकिन आपके जो मेहनत करने का तरीका था वो पूरी तरीके से गलत था। अब आखिरी प्रकार है आपका स्वरूप। स्वरूप। स्वरूप में क्या होता है? जब भी कोई शब्द दिया होता है उसको स्पष्ट करना होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? स्वरूप, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय का। और ये अव्यय एक प्रकार से आपका कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। जैसे मानो, क्या है? मानो चंद्रम, मानो क्या है? ठंडा है। तो आप जब ऐसे शब्द का प्रयोग करें तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्वरूप, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपके 2 प्रकार हो गए। अब आखिरी प्रकार है, आखिरी प्रकार देख लीजिए, हमने क्या लिखा था? विस्मयादि बोधक अव्यय। बोधक अव्यय दोस्तों ये पढ़ने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। विस्मयादि मतलब क्या हो जाए? जहां पर भी आपको हर्ष, प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भाव परिलक्षित हो, दिखाई नहीं पड़ने में महसूस हो, तो वहां पर कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हमने लिख दिया वाह, ये क्या है? ये है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। बस एक बात याद रखिएगा, इस अव्यय शब्द के पश्चात ये संकेत लगा होता है, ये विराम चिन्ह लगा होता है, जिसमें विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से अव्यय का टॉपिक आपका समाप्त होता है। एमपीडीएफ टीम की ओर से आपको नमस्कार।